नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रीट लेवल फर्स्ट के इकाई 2 के अंतर्गत हमने उसके जो अंतिम चैप्टर था लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, उस पर हमने बहुत ही विस्तृत से चर्चा की थी, जिसमें हमने लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य को ज्ञात करने की हमने तीन अलग अलग विधियाँ सीखी थी। साथ ही हमने जो बीजीय व्यंजक जो थे उनका हम लघुत्तम समापवर्त्य या महत्तम समापवर्त्य किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ये भी हमने वीडियो में बहुत ही सरलता के साथ सीखा था। साथ ही जो भिन्न जो संख्याएं होती है उनका हम लघुत्तम समापवर्त्य या महत्तम समापवर्त्य किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी हमने बहुत ही सरलता के साथ चर्चा की थी। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि रीट से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप उनसे वंचित नहीं होंगे और आपको समय पर उसका सूचना मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे जो तीसरी जो इकाई दी हुई है आपकी, उसका पहला जो चैप्टर दिया हुआ है एक नियम, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल चैप्टर है, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चैप्टर को सरल मानकर उसे हल्के में ले लेते हैं और उसमें से कई बार अच्छे प्रश्न आ जाते हैं और फिर हमें कंपटीशन एग्जाम में उससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं और बहुत ही सरलता के साथ इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं, एक एक नियम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक एक नियम वास्तव में क्या है, क्योंकि जब तक हमें इसकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी या बेसिक रूप से हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो हम इसके जो प्रश्न होंगे उनको बेहतर तरीके से अपन नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो एक एक का अर्थ होता है कि बहुत ही सिंपल सा है कि एक के आधार पर अनेक की गणना करना। बहुत ही सिंपल सा है, यानी एक के आधार पर हम किस तरह से अनेक की गणना कर सकते हैं। ये जो नियम है उस नियम को हम कहते हैं एक एक नियम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, यानी हमारे सामने कई बार ऐसी समस्या होती है जैसे बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनका जैसे मूल्य दिया हुआ हो और हमें उनमें से किसी एक वस्तु का मूल्य बताना हो, तो हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो सिंपल सी चीज़ है ये एक एक नियम के अंतर्गत हम इसको समझते हैं बहुत सरल तरीका। और इसको समझने के लिए देखिए केवल भाषण दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको साधारण से अच्छे से प्रश्नों के द्वारा ही इसको समझते हैं, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो हमारे सामने एक प्रश्न ऐसा लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है। पहले तो हम सिंपल सा समझते हैं कि देखिए एक के आधार पर हम अनेक की गणना कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो एक बहुत छोटी क्लास का एक प्रश्न ले रहा हूँ, मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि एक जो पुस्तक है उस पुस्तक का मूल्य हमें दिया गया है। बहुत ही सिंपल प्रश्न ले रहा हूँ, हम कक्षा देखिए 3 या 4 में ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो एक पुस्तक का मूल्य मान लो लिखा हुआ है 50 रुपये। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और हमें अगर ये पूछा जाए कि हमें बताइए ऐसी की ऐसी 10 पुस्तकों का कितना मूल्य होगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन देखिए हम यहाँ पर प्रश्न को हल करना नहीं सीख रहे हैं, हम ये जो इसके जो एक एक नियम क्या है उस नियम को समझने की अपन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जब भी देखिए एक की जो वस्तु का जो मूल्य दिया हुआ है या जो भी दिया हुआ है उसके आधार पर हम अनेक वस्तुओं को जो गणना करते हैं। अगर हमें एक वस्तु का मूल्य मालूम है तो 10 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, यानी अधिक की जब गणना करनी है तो हम क्या इसी के आधार पर जब अधिक की गणना करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो एक वस्तु का मूल्य कितना है 50 रुपये, तो वैसे कैसे 10 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, तो हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा है, इसके कितने आ जाएंगे 500 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई एक साधारण सी बात की जब एक के आधार पर अनेक की गणना कैसे कर सकते हैं। और दूसरा कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि मान लो हमें जैसे अधिक की वस्तुओं का तो दिया गया है, जैसे मान लो एक प्रश्न ऐसा है जैसे 25 जो गिलास है, ठीक है, मान लो 25 गिलासों का जो मूल्य है वो हमें यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 25 गिलासों का मूल्य मान लिया हमने 225 रुपये, ये हमें एक दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि एक गिलास का मूल्य कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल, वैसे आप समझ रहे होंगे मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप अभी बहुत अच्छे से, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न तो आप बहुत अच्छे से करना जानते हैं। लेकिन देखिए मेरी हमेशा से आदत होती है कि मैं यही समझता हूँ मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो कुछ भी नहीं जानता और मुझे बिल्कुल जीरो से शुरू करना है, ताकि देखिए कई बार ऐसी चीज़ होती है कि हमें देखिए हम बड़े बड़े प्रश्न हल कर पाते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कई बार हमारी मिस होती है। उन छोटी चीज़ों पर आधारित कई बार कंपटीशन एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि हम उसको हल करने में थोड़ी दिक्कत पैदा होती है। तो ऐसी चीज़ें हम क्यों छोड़े, तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है उसको भी अपन देखिए स्पष्ट होना हमारे बहुत जरूरी है। तो देखिए अगर 25 गिलासों का मूल्य अगर 225 रुपये, तो एक गिलास का मूल्य कितना होगा,
तो हम सीधा सा ही जानते हैं अगर अधिक का मूल्य हमें ज्ञात करना हो तो हम कौन सी क्रिया करते हैं, गुणा की क्रिया करते हैं। और अगर हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो, जब हमारे पास अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे तो हमें एक वस्तु का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यानी हम जब इसमें 25 का भाग देंगे तो हमें सामान्यतः इसका आंसर मिल जाता है। ये तो हुई एक एक नियम की बिल्कुल बेसिक जानकारी कि जब हमें एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है तो हम अधिक वस्तु का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, और अगर हम अधिक वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो और हमें एक की अगर गणना करनी हो तो हम कैसे करेंगे। चलिए अब इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम 3 पदों वाले जो प्रश्न है उनको हम समझते हैं, उनको एक एक नियम से किस तरह से हल किया जाता है। यानी एक प्रश्न आपके सामने मैंने लिखा है कि यदि 15 कलमों का कुल मूल्य है 240 रुपए हो तो 6 कलमों का कुल मूल्य बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन देखिए ऐसे जो प्रश्न आते हैं इसमें कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं जैसे 15 कलमों का मूल्य इतना दिया तो 6 कलमों का हम मूल्य जो है वो सीधा निकालना चाहें तो सीधा नहीं निकलता है। इससे यही जो रियल में जो एक एक नियम जो थ्योरी है वो यहाँ पर लागू होती है कि हम एक एक नियम का उपयोग कैसे करते हैं। यानी जब भी हमें अधिक जो वस्तु है उनके जब भी हमें मूल्य दिया हुआ है तो अगर हमें किसी अन्य का ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखें जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्या है, हम इसका जो हल करेंगे तो हमें सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, 15 कलमों का मूल्य दिया हुआ है तो हम लिख देंगे 15 कलमों का मूल्य जो है वो तो दिया गया है, सामान्यतः कितना दिया गया है 240 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमें कितने की गणना करनी है, हमें 6 कलमों का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम सीधा ही 6 कलमों का मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें ज्ञात नहीं हो रहा। जैसे 15 का अधिक का दिया हुआ तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि ऐसा नहीं है कि जैसे अधिक का दिया हुआ हमें कम का ज्ञात करना है तो हम सीधा ही भाग दे देंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसे गणना आए तो हमें अगर अधिक का मूल्य दिया गया है तो एक एक नियम का अर्थ यही है कि पहले हमें एक की गणना करनी आवश्यक है। यानी अगर यहाँ पर 15 कलमों का मूल्य दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कलम का मूल्य ज्ञात करेंगे कि एक कलम का मूल्य कितना होना चाहिए। जब ये हमें पता हो जाएगा तब हम जितनी भी वस्तुएं दी हुई इनका हम मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, जब 15 कलमों का मूल्य कितना दिया हुआ है 240 रुपये, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, हम 15 का भाग दे देंगे। देखिए 15 का भाग दे दिया, कितने बार जाएगा 15, देखिए 240 और इसमें हमने भाग दे दिया कितने का 15 का, 15 एकम 15, पीछे कितने बच गए 9, अगली संख्या हो गई 0 और ये हो गया 15 6 90। यानी एक वस्तु को एक कलम का जो मूल्य है वो कितना आया है 16 रुपये। ठीक है, अब एक का ज्ञात होने के बाद अब हमें जितने भी कलमों का मूल्य ज्ञात करना है वो हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। देखिए इस एक एक नियम के लिए एक नियम है, इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं चूंकि। क्या कहते हैं इसको, चूंकि, और ये है इसलिए का साइन। ठीक है, ये भी हमें छोटी सी जानकारी होनी आवश्यक है क्योंकि कई बार कंपटीशन छोटे कंपटीशन ये ऐसे साइन भी पूछे जाते हैं। तो ये जो चूंकि 15 कलमों का मूल्य कितना 240 रुपये है तो एक कलम का मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा 240 में 15 का भाग दे देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 16 रुपये। तो अब हमें कितनी वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है, 6 कलमों का मूल्य ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर 6 कलमों का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें एक वस्तु का मूल्य तो ज्ञात हो चुका है। एक वस्तु का मूल्य कितना है 16 रुपये है, तो 6 वस्तुओं का तो ज़्यादा ही होगा। तो हम कौन सी क्रिया कर देंगे, गुणा की क्रिया कर दीजिए और 16 को 6 से गुणा कर दीजिए। 6 6 36, हासिल के 3, 6 कम 6 और 3 कितने होंगे 9, यानी 96 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर 3 पद में कहने का अर्थ ये है कि जब अधिक वस्तु का दिया हुआ हो तो हमें सबसे पहले एक की गणना करना, उसके बाद में हमें अधिक जितनी भी वस्तु का पूछा उसकी गणना करना, इसी को कहते हैं एक एक नियम। आगे बढ़े और 3 पदों वाला एक इससे भी अच्छा थोड़ा प्रश्न हम ले रहे हैं कि यदि 21 वस्तुओं का मूल्य जो है 630 रुपये हो तो बताइए 1200 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती है। वैसे दिखने में आपको ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही प्रश्न दिख रहा है, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा हमको कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्रश्न को लिया है। क्योंकि देखिए कंपटीशन एग्जाम में हमारी जो भाषा है प्रश्न की वो किसी भी रूप में बदल सकती है, तो हमें हर रूप में तैयार होकर रहना है ताकि हमें कहीं भी दिक्कत नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, हमें जो दी गई है वो वस्तुएं कितनी दी हुई है, हमें 21 वस्तुएं तो दी हुई है, वस्तु जो दी हुई वो तो दी हुई 21, उन वस्तुओं का जो मूल्य दिया हुआ है वो कितना दिया गया है 630 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें देखिए 1200 रुपये तो दिए हुए हैं, हमें 1200 रुपये दिए हुए और उसमें ये बताना है कि उसमें कितनी वस्तुएं आ सकती है या खरीदी जा सकती है। तो देखिए ये जो प्रश्न है अब इसको हम डायरेक्टली सीधा नहीं कर सकते कि 21 वस्तु का मूल्य 630 रुपये दिया हुआ है तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा और फिर हम कितनी वस्तुएं, क्योंकि यहाँ वस्तुओं का हमें गणना नहीं करनी है। तो एक एक नियम का एक सरल सा जो आप नियम है वो ध्यान रखें कि हम एक एक नियम हम कैसे गणना करते हैं। जो हमें चीज़ ज्ञात होती है उसको हम इस तरफ लिखते हैं बाईं तरफ, और जो हमें अज्ञात है यानी जिसका हमें आंसर लाना है
उसको हम इस दाईं तरफ लिखते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे, तब जाके हमारे सही सही आंसर आएंगे। यानी यहाँ प्रश्न को देखिए तो यहाँ पर हमें देखिए वस्तुएं तो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, तो अज्ञात राशि तो कौन सी है, वस्तुएं, तो वस्तुओं को हमें जो है वो इस तरफ लिखना पड़ेगा। और प्रश्न जो शुरू करेंगे वो कहाँ से करेंगे, मूल्य हमें दिया हुआ है तो मूल्य से हमें प्रश्न को शुरू करेंगे, तो हमारे प्रश्न को करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। देखिए तो हमें यहाँ लिखा हुआ तो क्या है, 21 वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है 630 रुपये। तो हम इस प्रश्न को चेंज करेंगे, हम ये ऐसा लिखेंगे कि 630 रुपये में जो वस्तुएं आती है, कितनी आती है, 630 रुपये में जो वस्तुएं खरीदी जाती है वो हम खरीद सकते हैं, कितनी खरीद सकते हैं, वो है 21, ठीक है, क्योंकि हमें देखिए वस्तुएं ही ज्ञात करनी है, तो हम जो ज्ञात करें उस चीज को हम यहाँ लिखेंगे। तो हमें देखिए कितने 630 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं, 21 वस्तुएं खरीद सकते हैं। अब हमारा एक नियम ये कहता है, हम सीधे ही हम 1200 जो रुपये हैं उसके हिसाब से वस्तुओं की गणना नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 1 का गणना जरूर करनी पड़ेगी। यानी हम ये करेंगे कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकेगी। हम ये सोचेंगे कि सबसे पहले हमें 1 रुपये की गणना तो करनी ही पड़ेगी। शायद हो सकता है 1 रुपये में पूरे आंसर नहीं आए, लेकिन फिर भी हमें गणना तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। देखिए तो 1 रुपये में कितनी आएगी, तो हम जानते हैं कि जब हमें 1 के लिए करना हो तो क्या करना पड़ता है, भाग की क्रिया करनी पड़ती है। तो हम वही करेंगे, 21 में कितने रुपए हैं हमारे पास, 630 रुपये, तो हम 630 का इसमें दे देंगे भाग, ठीक है। तो इतनी वस्तुएं हमें 1 रुपये में प्राप्त होगी, ठीक है। एक वस्तु नहीं उसका अंश हो सकता है, ये हमें गणना नहीं करना, हम इसको यहीं छोड़ देंगे। इसका जब आंसर आप पूरा पूरा नहीं ज्ञात कर सकते तो आप उसको यहीं छोड़ दीजिए। अब हम आगे जो हमें जो ज्ञात करना है उसको हम यहाँ ले लेते हैं। हमें क्या करना है, 1200 रुपये में कितनी वस्तुएं आएगी ये गणना करनी है, तो हम यहाँ ले लेंगे। जब 1 रुपये में जो वस्तुएं जो आ रही है वो हमने ज्ञात कर ली, तो हम 1200 रुपये में हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी वस्तुएं आ सकती है। तो देखिए 1 रुपये का हिसाब हमने लगा दिया, तो अधिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा की क्रिया। तो हम वही करेंगे, 21/630, इसका गुणा कर देंगे हम 1200 से, ठीक है। अब इसको काट के सॉल्व कर देते हैं। देखिए 0 से 0 कट कर दिया, 21 एकम 21, 21 दिया 63, ठीक है। और 3 से हम इसको कट कर देते, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कितनी वस्तुएं आ गई है, 40 वस्तुएं। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए वैसे करने का मुझे ज़्यादा सर कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही थी, केवल यही चीज़ समझानी थी। क्योंकि हमारे रैखिक नियम जो प्रश्न आते हैं वो दोनों ही तरह से आ सकते हैं, कि हमें ये जरूरी नहीं है कि जैसा प्रश्न लिखा हुआ है उसी क्रम में उसको हमें गणना करनी पड़ सकती है। इसलिए इस प्रश्नों को लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे थोड़े जो अच्छे जो प्रश्न हैं जो हमारे कंपटीशन में आने लायक है, उन प्रश्नों को थोड़ा हम समझते हैं। तो एक एक नियम पर आते हैं कि अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न है आपके सामने कि 1 मीटर कपड़ा 125 रुपये 60 पैसे प्रति मीटर के भाव से आता है तथा एक शर्ट बनाने में 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो ऐसे 20 शर्ट बनाने में कुल लागत क्या होगी, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखिए करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो देखिए इस प्रश्न को करने के मैं आपको बता दूं 2 तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन होने चाहिए, ताकि कैसे भी हम किसी एक चीज पर रटने की कोशिश नहीं करें कि बस एक प्रश्न जो होते हैं वो सिर्फ एक ही तरीके से होते हैं। उनको करने के बहुत तरीके होते हैं और जो आप सहजता से कर सकते हैं उस तरीकों का आप जरूर आजमाएं। तो देखिए ये प्रश्न जो है, अब देखिए प्रश्न एक ऐसा है, इसमें ये लिखा है कि 1 मीटर कपड़े का तो भाव हमें दिया गया है। अब हमें देखिए पहला तरीका तो हमें ये है कि मुझे देखिए ज्ञात क्या करना है कि मुझे ऐसे ऐसे 20 शर्ट बनाने हैं, उसकी कुल लागत कितनी आएगी, कितने रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे, ये पता लगाना है। तो देखिए पहला दिमाग तो मेरा ये कह रहा है कि जैसे 1 मीटर कपड़े का मूल्य मुझे दिया हुआ है, तो मैं ये ज्ञात कर लूँ कि देखिए एक शर्ट में कितना कपड़ा लगता है, इतने मीटर कपड़ा लगता है, तो मैं ये ज्ञात कर लूँ कि भाई 1 मीटर के तो इतने रुपए लगेंगे, तो जब एक शर्ट बनाऊंगा 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर का, तो उसके कितने रुपए लगेंगे, ये मैं तरीका उपयोग कर सकता हूँ। देखिए हम इस प्रश्न को पहले तरीके से करते हैं कि देखिए 1 मीटर कपड़े का तो मूल्य दिया हुआ है यहाँ पर 125 रुपये और 60 पैसे, ठीक है। 1 मीटर का इतना है, तो हमें जो है कितने शर्ट में कितने मीटर चाहिए, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। यानी अगर 1 मीटर का मूल्य है 125 रुपये है, तो 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर का मूल्य कितना हो जाएगा, हम दोनों का अगर गुणा करें तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, एक शर्ट की मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगी कि एक शर्ट की लागत कितनी आती है। ये हम कर सकते हैं, इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। 125.60 और इसका हम गुणा कर देते हैं 2.25 से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सारा ही समझेंगे अपन। देखिए 5 को 0 से कर दिया 0, 5 का 6 से कर दिया 5 30, हासिल कितने हो गए 3, 5 का 5 से कर दिया 25 और 3 कितने हो गए 28, हासिल के हो गए 2, 5 का 2 से कर दिया 5 10 और 2 हो गए 12, हासिल 1, 5 कम 5 और कितने हो गए 6, ठीक है। अगला काम कर दिया, 2 का 0 से कर दिया 0, 2 का 6 से कर दिया 6 दूनी 12, हासिल हो गए कितने हो गए 1,
5 दूनी 10 और 1 11 हो गए, हासिल 1 हो गई, 2 दूनी 4 और 1 हो गए 5 और 2 एकम 2। ठीक है, फिर अगला काम वापिस 2 से गुणा करना है, तो यही आंसर 0 2 1 5 और 2। ठीक है, अब इनका आंसर ले लेते हैं 0 0 8 और 2 कितने हो गए 10, हासिल 1 हो गए, 3 और 3 हो गए 6 6 और 6 हो गए 12, हासिल 1 5 और 3 कितने हो गए 8 और 2। ठीक है, और दशमलव कहाँ लगेगा, देखिए दशमलव के बाद में 2 अंक, दशमलव के बाद में 2 अंक कितने हो गए कुल 4 अंक, तो 1 2 3 और 4, इसको छोड़ के हम लगा देंगे पॉइंट। यानी हमें जो आंसर मिला एक शर्ट में जो लागत आएगी वो कितनी आएगी 282.60। ठीक है, पीछे वाले जीरो हटा दो भले, तो ये जो एक शर्ट की लागत आ गई कितनी आ गई 282 रुपये और 60 पैसे। ये तो है एक शर्ट की। अब हमें ऐसे कितने शर्ट बनाने हैं 20 शर्ट, तो 20 जो शर्ट है उन 20 शर्ट बनाने की लागत कितनी हो जाएगी, जब एक की हमें लागत पता है 282.60 रुपये है, तो ऐसे ऐसे 20 शर्ट बनाने तो हम इसको 20 से गुणा कर देंगे। ये तो हम सीधा भी कर सकते हैं, देखिए 2 जीरो हमने ऐसे लगा दिए, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 6 कितने हो गए 12, हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 हो गए 5, 8 दूनी 16, हासिल 1 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 2 को छोड़ के दशमलव लगा दिया, यानी हमें जो आंसर मिल गया वो मिल गया है 5652 रुपये। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला तरीका। अब इसी प्रश्न को अपन दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं पहले अगर एक शर्ट का ऐसे एक मीटर में अगर ज्ञात ना करके मैं पहले ये ज्ञात कर लूं, जैसे एक शर्ट में जो मुझे कितना कपड़ा चाहिए 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए, तो अगर मैं ऐसे 20 शर्ट बनाना हूं तो मुझे कितने मीटर कपड़ा चाहिएगा। तो ये दूसरा तरीका मेरा ये हो सकता है कि देखिए एक शर्ट में तो जो कपड़ा लग रहा है वो लग रहा है 2.25 मीटर का। ठीक है, और मुझे कितने शर्ट बनाने हैं 20 शर्ट बनाने हैं, एक शर्ट का अगर दिया हुआ है तो हम 20 शर्ट का ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, तो सीधे ही मैं इसको पहले 20 से गुणा कर दूं। देखिए 0 लिख दिया, 2 का गुणा कर दिया, 2 पंजे 10, हासिल हो गए 1 2 दूनी 4 और ये कितने हो गए 5, हासिल कुछ भी नहीं 2 दूनी 4, यानी 45.00 मीटर, यानी 45 मीटर कपड़ा मुझे कुल चाहिएगा। यानी पहले मैं हिसाब ये लगा रहा हूँ कुल मिलाकर मुझे कितने मीटर कपड़ा चाहिए, ये हिसाब लगा दिया। अब यहाँ पर लिखा है 1 मीटर का मूल्य इतना है, तो हमारे पास कितने हमको 45 मीटर खरीदना है, तो कुल जो लागत आ जाएगी वो लागत कितनी होगी। हम ये जो 45 मीटर है इसको 1 मीटर का भाग कितना है 125.60। ठीक है, तो हम इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तब भी हमें कौन सा आंसर, यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। कौन सा होगा 5652 रुपये। ठीक है, तो हम इस तरह से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यानी हमारे सामने 2 तरीके हैं। अब देखिए आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, आप उस तरीके से प्रश्नों को सहजता से हल कर सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग जो है कमेंट भी करते हैं कि सर आप जब सारे प्रश्न बोर्ड पे हल करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये सिंपल से जो गुणा या भाग जो क्रिया है वो आप बोर्ड पे इस तरह से सबके सामने क्यों करते हैं, ये तो सभी करना जानते हैं। लेकिन देखिए मैंने पहले भी वीडियो में कहा, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि देखिए हर चीज़ को हमको बहुत ही सरलता से समझना बहुत सिंपल होता है। अगर मैं इसको देखो डायरेक्ट भी करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके जानता हूँ, सीधे भी आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन हर बच्चे की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इसको जल्दी से कैचअप कर ले। हमको बिल्कुल सहजता से सिंपल तरीके से हर छोटे से छोटे चीज को स्पष्ट करते हुए अपन आगे बढ़ना, इसलिए देखिए ऐसा किया हुआ है। तो अब आप प्रश्न को दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो कौन सा है, जो अपन ने सिंपल देखा है कि अगर मैं ये करूँ कि पहले सबसे पहले तो हमने क्या किया है, जो 1 मीटर जो कपड़ा था उसका हमने ये किया कि एक शर्ट में कितना कपड़ा लगा उसका हमने मूल्य निकाल दिया, और फिर ऐसा कैसा हमने 20 शर्ट लिए उनका मूल्य ज्ञात किया। दूसरा तरीके में क्या किया, पहले हमने ये ज्ञात किया कि कितने मीटर हमको कुल कपड़ा चाहिए वो ज्ञात कर लिया, और उसके बाद में उसकी जो लागत हमने निकाल ली। तो अब आगे बढ़े और एक एक नियम पर आधारित कुछ अच्छे प्रश्नों को लेते हैं, जो विशिष्ट प्रश्न जो है उन प्रश्नों को अपन एक बार समझते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा वो ये है कि यदि किसी कार्य को एक व्यक्ति 10 दिन में करता है तो उसी कार्य को 5 व्यक्ति कितने समय में समाप्त करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन ये जो प्रश्न है या दूसरा जो प्रश्न मैंने लिया है, इन दोनों ही प्रश्नों को आप समझे तो ये जो है जब अपने जो भी एक एक नियम की जो चर्चा की है हमने ये देखा है कि जब हमें क्या करना हो, जब एक वस्तु का मूल्य हमें ज्ञात हो और हमें अगर अधिक का ज्ञात करना हो, अगर हमें अधिक की गणना करनी है तो हम कौन सी क्रिया करते हैं, गुणा की क्रिया करते हैं। और जब हमें अधिक का दिया गया हो और हमें कम का ज्ञात करना हो या एक का ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, भाग की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने एक सिंपल एक एक नियम की जो थ्योरी है उसको हमने समझा था। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम किसी भी चीज को दिमाग में स्थायी रूप से रटा हुआ नहीं रखना है कि एक एक नियम में जब हमें एक वस्तु का मूल्य या एक की गणना दी हुई हो और अधिक की गणना करनी हो तो हमें सदैव गुणा ही करना पड़ेगा, या हमें जब कम का करना हो या एक का ज्ञात करना हो तो हमें भाग की क्रिया ही करनी पड़ेगी। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे एक तो हमें जब कार्य करना हो
ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एक तो हमें जब भी कार्य करना हो, कार्य वाले जो प्रश्न जितने भी आते हैं, ये कार्य करने की बात हो या हमें भोजन संबंधी जो बात होती है, भोजन करने का हो वो हो, या हमें चाल की बात है या रफ्तार की जो बात आती है, ऐसे जो प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों में हमें क्या करना पड़ता है, इसके विपरीत क्रिया करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है उसका भी अपन थोड़ा समझते हैं। देखिए, इस प्रश्न के द्वारा ही समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अच्छा समझ में आएगा। देखिए, प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि किसी कार्य को एक व्यक्ति जो है वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि एक व्यक्ति जो है ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है वो इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये हमें मालूम है कि वह उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। कोई कार्य है उसको कितने दिन में समाप्त करता है, 10 दिन में। तो हमें सीधा सा दिख रहा है कि अगर हम 5 व्यक्ति हो, देखिए व्यक्ति बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, तो हमें क्या होना चाहिए, वैसे गुणा की क्रिया होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, 10 का 5 से गुणा करना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं जैसे ये जो प्रश्न जो होते हैं, जैसे कार्य वाला है या भोजन है या चाल जो है, इसमें देखें जब इनका जब हम प्रश्नों को जो समझते हैं, जैसे जैसे यहाँ संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ये जो है ये मान जो है वो घटता जाता है। ठीक है, यानी जब एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करेगा, तो अगर व्यक्ति की संख्या पर बढ़ा देंगे तो वो जो कार्य वो क्या होगा, जल्दी समाप्त होगा। तो यहाँ पर जो दिन है वो हमारे कैसे मिलेंगे, हमें कम दिन मिलेंगे। यानी यहाँ संख्या बढ़ने की वजह इसका आंसर जो है वो कम प्राप्त होगा। इसलिए हमें क्या करना है, जब हमें अधिक का जो गुणा करने की क्रिया जो करते थे, उसके लिए अब हम कौन सी क्रिया करेंगे, भाग की क्रिया। यानी यहाँ क्रिया बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि जब संख्या हम बढ़ा देंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमें कम प्राप्त होगा। यानी जो 5 व्यक्ति जो उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, गुणा की बजाय हमें यहाँ कौन सा काम करना पड़ेगा, भाग की क्रिया करनी पड़ेगी। यानी वो जो काम है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 2 दिन में। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखें कि रटा हुआ नहीं रखें कि हमें अधिक का जब ज्ञात करना तो गुणा की क्रिया ही करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है दूसरा जो प्रश्न है वो भी इसी तरह का है। देखिए, एक विद्यालय में 40 छात्रों के लिए 25 दिन का मिड डे मील है। यानी एक विद्यालय है जहाँ पर कितने छात्र हैं, 40 छात्रों के लिए। तो अगर 40 छात्रों के लिए वो जो भोजन सामग्री है वो कितने दिन पर्याप्त है, वो उनके 25 दिन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो अब अगर ये पूछा है कि बताइए अगर एक छात्र हो, कितने छात्र की बात कर रहा हूँ, अगर हमें एक छात्र के लिए उस भोजन सामग्री की गणना करनी हो, तो वैसे तो देखिए सामान्य रूप से देखे तो हमें क्या करना है, एक के लिए हम कौन सी क्रिया करते हैं, भाग की क्रिया करते हैं। लेकिन देखिए सोचे हम इसको अच्छे से, तो देखिए 40 बच्चों के लिए अगर वो भोजन सामग्री 25 दिन तक चल सकती है, तो अगर वो अकेला छात्र, एक छात्र उस भोजन सामग्री को ग्रहण करना शुरू करे, तो उसके लिए तो हम सीधा ही जानते हैं उसके बहुत ज्यादा दिन चलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो कार्य वाला जो प्रश्न है या भोजन वाला जो प्रश्न है या तीसरा जो चाल वाला हम बात करें, वैसे अगर जैसे हम एक सिंपल सा साथ में समझा दूं, मान लो एक कार है वो अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और उसको अगर मान लो कहीं पहुंचने में किसी दूरी जो है उस दूरी को पार करने में 2 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का। अब हम ये अगर इस कार की स्पीड को अगर हम बढ़ा दें, अगर मान लो कार की स्पीड बढ़ जाए तो क्या होगा, जैसे कार की स्पीड बढ़ाएंगे वैसे समय हमें क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर कार की स्पीड को हम कम कर दें तो हमें समय अधिक लगेगा। यानी ये जो है ये 3 तरह के जो कार्य होते हैं, एक तो कार्य वाले, एक भोजन वाले और एक चाल या रफ्तार वाले प्रश्न होते हैं, उनमें हमें इनके विपरीत क्रिया करनी पड़ती है। जो एक नियम जो है उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे 40 छात्रों के लिए 25 दिन चलेगा, तो वो एक छात्र के लिए क्या होगा, अधिक दिन चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुणा की क्रिया करनी पड़ेगी। 25 का 40 से गुणा कर दीजिए, यानी वो अगर एक छात्र अकेला खाए तो उसके लिए वो कितने चलेगा, 1000 दिन तक तो वो सामग्री चल सकती है। तो ये भी मुझे इसे बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि आपको कहीं भी ऐसे स्थायी रूप से दिमाग में फिट नहीं हो जाए कि एक नियम का अर्थ यही है कि भाई एक के लिए तो हमें भाग की क्रिया करनी है और अधिक के लिए हमें गुणा की क्रिया करनी है। ठीक, एक अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक नियत दूरी को 80 मिनट में तय करती है, यदि कार की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है जो हमने अभी बात की, जो हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एक तो हमने देखा था कार्य वाला और एक देखा था हमने भोजन वाला। तो उसी के आधारित ये भी है। तीसरा जो हमने बात की थी चाल या रफ्तार की, उससे आधारित ही प्रश्न है। तो सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, जो कार की जो रफ्तार है वो क्या है, अगर वो कार जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर किसी दूरी को पार करती है तो कितने समय में करती है, 80 मिनट में पार करती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि उसकी जो रफ्तार है वो 20 किलोमीटर कम हो जाए, यानी 60 की बजाय उसकी स्पीड कितनी हो जाए, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अगर हो जाए
तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो वही हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक का अगर ज्ञात करेंगे तो हमें ये ज्ञात करेंगे, अगर मान लो उसकी स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर रफ्तार उसकी हो जाती तो उसको समय कितना लगता। यानी देखिए 60 किलोमीटर की स्पीड से चले तो उसको 80 मिनट लग रहे हैं, तो अगर उसकी रफ्तार बिल्कुल कम हो जाए 1 किलोमीटर तो उसको समय अधिक लगेगा। तो अधिक के लिए अभी हमने बात की थी, जब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भाग की बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा की संक्रिया करनी पड़ेगी। यानी उसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, देखिए 8 क्षण कितने होंगे 48, 4800 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो अब अगर ये कहे कि अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर रफ्तार हो जाए तो अब क्या होगा, स्पीड अगर बढ़ा देंगे तो हमें समय कम लगेगा। यानी अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर इतना समय लगता है तो 40 किलोमीटर में तो कम समय लगेगा। तो कम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग की क्रिया, तो भाग की क्रिया कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी उसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे का समय उसको लगेगा। ठीक है, यानी पहले जो है अगर 60 किलोमीटर स्पीड से ज्यादा उसको कितना समय लग रहा था, 80 मिनट, यानी 1 घंटा और 20 मिनट का समय लग रहा था। और जब 40 की स्पीड से अगर वो जाएगा तो उसको समय अधिक लगेगा, कितना लगेगा 2 घंटे का समय लगेगा। एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न है कि यदि एक खेल मैदान की सफाई 15 मजदूर मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं तो उसी मैदान को 25 मजदूर मिलकर कितने समय में साफ कर सकेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप इसको हल करें और कमेंट में जरूर लिखें ताकि मुझे ज्ञात हो सके कि आज हमने जो चर्चा की है एक एक नियम पर आधारित, तो उसको आप भली बातें समझ चुके। फिर भी अगर आपको अगर कहीं भी दिक्कत आती है, आप इस प्रश्न को अगर करने में अगर असहज महसूस कर रहे हैं, या जो अपने वीडियो में जो जितनी भी चर्चा की है उसमें से कहीं भी आपको कुछ ऐसा लगा है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। देखिए कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, कहीं भी मैं आपका ये टेस्ट नहीं ले रहा हूँ या आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ कि आपके गलत हो जाएगा तो मैं आपको कुछ कह दूंगा, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। केवल हम ये अभ्यास हम कर रहे हैं कि जो हमने जो अभी चर्चा की है वो हमारे जहन में कहाँ तक पहुंची है, तो उसी को लेकर आप इसको अभ्यास करें, कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपका जो अभ्यास है वो और बेहतर हो जाएगा। उसमें अगर कहीं कमी भी रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको और अच्छे बेहतर तरीके से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथ के साथ शेयर भी करें, ताकि जो कंटिन्यू जो वीडियो बनेंगे रेट से संबंधित बहुत ही सरल भाषा में हर प्रश्न को मैं हल करने की कोशिश करूंगा। और अभी हम देखिए सारे बेसिक अपन जो है आधारभूत जो जानकारी वही हम प्राप्त कर रहे हैं, और जो अच्छे जो अभ्यास प्रश्न है जो कंपटीशन में आने लायक है उन प्रश्नों की चर्चा हम बाद में करेंगे, उसके अलग से वीडियो बनेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को भी अपन हल करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास पहले बेसिक ज्ञान होना जरूरी है, तो उसके बिना हम उन प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः निवेदन कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है आप इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि रीड से संबंधित जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।